वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 के जो आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, जो आपकी 1700 से 1950 की है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रही है। और ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है एज वेल रेगुलर एनसीईआरटी कॉलेज स्टूडेंट के लिए सेमेस्टर 4 के। ठीक है, तो सबसे पहले जो यूनिट आपकी फर्स्ट है, इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कराएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद जो यूनिट आपकी फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो, इससे पहले जो हमारी क्लासेस फर्स्ट हुई थी, उसमें जो यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें देखिए क्वेश्चन फर्स्ट को 4 टाइप से पूछा गया, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसका आंसर हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में क्लासेस फर्स्ट में हमने करा चुके हैं, सेकंड में कराया है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, क्लासेस सेकंड की वीडियो में ये आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। 4 टाइप से क्वेश्चन पूछे गए और ये कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये वाला इस क्वेश्चन कराने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो ये क्वेश्चन देखने के बाद ना, इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में जो आने वाला है, 90% चांस है यूनिट फर्स्ट के ये 2 में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, तो आपका यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, चलिए इसका आंसर आपको बताते हैं। तो आप सब देख सकते हैं क्वेश्चन विद आंसर हमारे सामने। 18वीं शताब्दी संबंधित मुख्य वाद विवाद क्या है। तो जो 18वीं शताब्दी में जो वाद विवाद होते हैं, उस विषय के बारे में आपको इसके अंदर बताना है आंसर के अकॉर्डिंग। तो देखिए, सबसे पहले हमें किसी भी क्वेश्चन का परिचय लिखना होगा, तो हमें परिचय में क्या लिखेंगे। 18वीं शताब्दी में तीव्रता से इतने महत्वपूर्ण परिवर्तन आए कि स्वाभाविक है कि लगभग हर विषय पर विभिन्न व्याख्या है जो एक दूसरे से भिन्न है। तो इसमें बहुत सारी चेंजिंग आई थी शताब्दी में, तो इसकी जो सबकी व्याख्या है ना, एक दूसरे से अलग अलग है, सब भिन्न है। ठीक है, मोटे तौर पर यह वाद विवाद इस शताब्दी को 2 भागों में बांटे जाने से शुरू होता है, और इस शताब्दी को 18वीं को 2 भागों में बांटेंगे तो इसके वाद विवाद के बारे में आप जान सकते हैं। ठीक है, और इसमें अलग अलग जो दृष्टिकोण है उनके बारे में आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं 2 भागों में बांटकर। यह 1750 तक के समय को ले तो 2 तरह के मत मिलते हैं। तो 1750 के जो समय हम उसको लेंगे, उसमें 2 मत मिलेंगे जो 2 भागों में बांटे गए, 2 विचार मिलेंगे। तो देखिए, आंसर यहाँ से स्टार्ट है। फर्स्ट पॉइंट है आपका साम्राज्य केंद्रीय और क्षेत्रीय केंद्रीय विचार। तो 2 पता चला आपको, एक साम्राज्य और एक क्षेत्र केंद्रीय विचार है। तो इसका हेडिंग है ये फर्स्ट पॉइंट का। इसमें देखिए क्या बताया गया है। 1750 के बाद भी हमें 2 विचार भारतीय और यूरोपीयकरण के समर्थक से मिलता है। 18वीं शताब्दी के शुरू में चर्चा करते हुए कुछ इतिहासकार मुगल साम्राज्य और उसकी संस्थाओं को केंद्रीयता और समाज और अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया में उसकी भूमिका को मुख्य मानते हैं। तो जो 1750 के बाद कुछ ऐसा माना जाता है कि जो भारतीय और यूरोपीय है ना, इन दोनों का समर्थक मिलता है इस शताब्दी में। ठीक है, और जो 18वीं शताब्दी में चर्चा करते हुए इतिहासकार कहते हैं कि जो मुगल साम्राज्य की संस्थाएं होती है और केंद्रीय साम्राज्य की, वो आपस में उनकी प्रक्रिया मिलती है, उनकी दोनों की भूमिका एक दूसरे से जुड़ती रहती है अर्थव्यवस्था और समाज में। इस दृष्टिकोण के अनुसार साम्राज्य के पतन के विनाश परिणाम हुए। इस विचारधारा के कट्टरवादियों के विचार में इस पतन से देश में राजनीतिक अव्यवस्था और अराजकता आ गई। तो जो ये पतन हुआ, इससे ये हुआ कि जो राजनीतिक अव्यवस्था होती है वो सब आ चुकी थी, राजनीति को हिला के रख दिया था एक तरह से। हाल ही की व्याख्याओं में इस पतन को संचलन के हर्ष के रूप में देखा गया, लेकिन इन सबसे कुछ भी नहीं, सकारात्मक विचार नहीं उभर कर आया। तो इसका कोई भी सकारात्मक विचार नहीं आया था, सब नकारात्मक अकॉर्डिंग आए थे। ठीक है, साम्राज्य के पतन के बाद उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों पर आरोप लगाया जाता था कि वे अपने पहले से ज़्यादा जितना उनका विकास है मुगल सूबे के रूप में था, उससे अधिक विकसित नहीं कर पाए। तो जो मुगल सूबे के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना जो विकास किया था, उसके बाद वो नहीं कर पाए उससे ज़्यादा विकसित। जाट, सिख और मराठों के विद्रोही आंदोलन को यह विचार लुटेरों के दलों से ज़्यादा नहीं मानते थे। तो जो वहाँ के लुटेरे होते थे, इनसे ज़्यादा वो नहीं मानते थे इन सभी को। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। देखिए, इसके विपरीत वे थे, जो इसके विपरीत मतलब उल्टे में क्या थे, जो घटनाओं को क्षेत्रीय और स्थानीय परिप्रेक्ष्य से देखते थे। साम्राज्य केंद्रीय विचार, जो साम्राज्य की प्रमुख भूमिका को स्वीकार करते हैं। विपरीत क्षेत्र केंद्रीय विचार साम्राज्य के विभिन्न भागों में रहने वाले सामाजिक समूहों को अपना केंद्र बनाते हैं। उन्हें किस प्रकार राजनीतिक और आर्थिक
पथों की गति को अपनी स्वार्थ सिद्ध के लिए बदल दिया। तो जो दूसरे जो विपरीत उनकी घटनाओं के बारे में आपको जानने के लिए जो साम्राज्य केंद्रीय विचार है ना, उनके बारे में आपको जानना होगा, जो इनकी भूमिका को वे स्वीकार करते थे और इनके जो केंद्र होते हैं ना, केंद्रीय विचार होते थे, जो भिन्न भिन्न होते थे, अलग अलग भागों में होते थे, जो सामाजिक समूह होते थे, ये सब एक दूसरे को बदल के रखते थे। जो राजनीतिक और आर्थिक होते थे ना, ये अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इसको बदल दिया था, इसकी जो व्यवस्था को। तो इसके बाद देखिए इसका थर्ड पॉइंट है, इसमें क्या बताया गया है। एक स्तर पर मुगल क्षेत्रीय शासन को मूलतः बदल दिया गया, जिससे बंगाल, अवध और हैदराबाद में स्वायत्त राज्यों की स्थापना हुई। तो जो आपको एक समय ऐसा आया कि जो इसको बदल दिया गया था मुगल क्षेत्रीय शासन को, जिससे जो हैदराबाद में ना जो राज्यों की स्थापना हुई थी बंगाल में। दूसरे स्तर पर मराठा और सिख जैसी राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ। दूसरे में ये हुआ कि जो सिख होते हैं जैसी राजनीतिक शक्तियां उभर के सामने आई, जिनका उदय मुगलों के विरोधी के रूप में हुआ था, परंतु उन्हें जो राजनीतिक तंत्र खड़ा किया उसमें उन्होंने ज्यादातर मुगल प्रशासनिक पद्धतियों का ही प्रयोग किया। तो जो जिनका उदय किस लिए हुआ था, जो उनके विरोध में हुआ था, लेकिन ज्यादातर जो राजनीतिक तंत्र होते जो उन्होंने खड़ा किया किसके लिए, मुगल प्रशासनिक पद्धतियों के लिए उसके प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इसे बदलते हुए क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में अधिकारियों ने मुगल कुलीन वर्ग को क्षेत्रों में अपनी शक्ति को मजबूत करने का मौका दिया। तो इससे ये हुआ कि मुगलों को अपनी शक्ति मजबूत करने का भी मौका मिला। इसके अतिरिक्त उनके परिवार और आश्रितों को किसी पर मालिकाना अधिकार स्थापित करने और राजस्व को इजारे या ठेके पर ले जाने का मौका मिलने, जो धीरे धीरे आने वाले समय में उनकी पुश्तैनी जायदाद बन गई। क्षेत्रों में व्यापारिक विकास से इनकी स्थिति और मजबूत हुई। तो क्षेत्रों में व्यापारिक जो विकास होने लगा, जिसकी स्थिति इनकी मजबूत हो गई थी, और इनको धीरे धीरे समय ऐसा आया कि जो पुश्तैनी जो कहते हैं ना बन चुके थे और इसमें इनको अधिकार भी दिए गए थे जो इनके स्थापित हुए। ठीक है, इसका आगे इसका 4 पॉइंट है, ये देखिए। 1750 के बाद की स्थिति के बारे में यूरोपवादी विचार एक विस्तारवादी मुख्य रूप से ब्रिटेन के प्रभुत्व को प्रमुखता देते है, जिसमें उनकी अव्यवस्था से घिरे हुए भारत को हराया। तो उन्होंने भारत को हराया था, उस समय की बात की जा रही है 1750 के बारे में। उनकी जो यूरोपीयवादी विचारधारा थे, उन्होंने यह भारत के राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी इतिहासकारों का सबसे प्रमुख दृष्टिकोण है, जो भारत के आर्थिक पिछड़ेपन के कारणों पर श्रेष्ठ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है। तो जो उनके आर्थिक पिछड़ेपन के कारणों से ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है, और ये भारत का जो प्रमुख इतिहास का दृष्टिकोण था। राष्ट्रवादी विचारधारा 18वीं शताब्दी में भारत में फैली गई अराजकता को देश के इतिहास में एक क्षणिक पर भयंकर भूल मानते हैं, जिससे पनपते हुए राष्ट्र को एक विदेशी शक्ति के अधीन कर अपने आप को उसका उपनिवेश बना दिया। तो जो इससे ये हुआ कि एक भयंकर शक्ति के रूप में जो सामने आए पनपे राष्ट्रों का जो विदेशी शक्ति के अधीन उन्होंने अपना उपनिवेश बनाकर रख दिया था। इसका नेक्स्ट पॉइंट है 5। परंपरागत मार्क्सवादी विचारधारा अंग्रेजी शासन को एक आवश्यक बुराई मानते थे। तो जो परंपरा मार्क्सवादी विचारधारा होते हैं, अंग्रेजी शासन को क्या मानते थे, एक बुराई के रूप में वो देखते थे, क्योंकि इससे 18वीं शताब्दी के में समानतावादी विघटन का अंत हुआ। तो जिससे ये हुआ कि जो समानतावादी विघटन का अंत हो चुका था 18वीं शताब्दी में। हाल के कुछ विद्वान इसे ऐसे रूप में देखते थे जो निरंतर लाभ वस्तु एवं बाजारों की खोज में था। तो कुछ ऐसे भी मानते थे जो विद्वान की इससे लाभ हो रहा है, आपको बेनिफिट हो रहा है कि जो बाजारों की खोज और वस्तुओं की खोज बढ़ रही है, जिसका कोई प्रगतिशील पहलू नहीं है। परंतु 18वीं शताब्दी के बारे में इतिहासकारों के दृष्टिकोण में कुछ सामान्य मान्यता है। तो कुछ सामान्य मान्यता थी, देखिए। पहली यह है कि व्यवस्था जो स्थिर एवं बड़ी अखिल भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में ही हो सकती है, और चूंकि ये स्थिर 18वीं शताब्दी में समाप्त हो गई, इसलिए इस काल में अव्यवस्था, अराजकता और पतन आया। तो इसमें जो अव्यवस्था होती है, जो पतन आता है, इन सब में आया। क्यों आया? तो इसका रीजन ये था कि जो अखिल भारतीय राजनीतिक व्यवस्था होती है ना, वो इसमें जो खत्म होने स्टार्ट होनी शुरू हो गई थी। ठीक है। दूसरा, यह सभी ने माना है कि इस शताब्दी में विच्छिन्नता आई। दोनों विचारों के समर्थक अंग्रेजी शासन को एक मूलभूत वियोजना मानते हैं, जो विदेशी और
अनजान आधिपत्य पर आधारित था तथा जो भारतीय अधिशासन या सांस्कृतिक परंपराओं से बहुत दूर था। तो ये मानते थे कि जो कि अंग्रेजों के शासन के अकॉर्डिंग इसे बताया जा रहा था और जो भारतीय परंपरा होती है उनसे बहुत ज़्यादा ही दूर थी, उनकी संस्कृति से बहुत दूर थी। ठीक है, इसका भारतवादी परिप्रेक्ष्य उपनिवेशवाद के इस संकलन काल को विवेक मानते। अंग्रेजों की बढ़ती हुई शक्ति को विजय और अधीनकरण का एक तरफा प्रकरण न मानकर भारत के साथ यूरोप की एक लंबे अरसे के लिए संबंधता मानते हैं। भारत पर एक विदेशी शासन की शक्ति के बल पर आरोपण के स्थान पर इस बात पर जोर दिया जाता है कि किस तरह भारतीय समाज की परिस्थितियों ने अंग्रेजी शासन को बढ़ावा दिया। तो इसमें ये बताया जा रहा है जो भारतवादी है, उपनिवेशवाद है, इसके अधीन मानकर और इनको यूरोप की एक लंबे अरसे तक ना इन दोनों में संबंध रहा और फिर जो भारत और विदेशी शासन की जो शक्तियों पर बल दिया गया और इससे ये हुआ कि जो भारतीय समाज की परिस्थितियों ने अंग्रेजी शासन को बढ़ावा दिया, उनको बढ़ाना उकसाने लगे। देखिए, इस तथ्य के अनुसार भारत में अंग्रेजी शासन के निर्धारक में महानगरीय स्वार्थों के साथ साथ भारतीय कारकों का भी योगदान था। तो जो अपने स्वार्थ को लेकर महानगरीय थे उन सब का भी योगदान था। भारतवादी दृष्टिकोण रखने वाले 18वीं शताब्दी को मात्र अराजकता काल से भरपूर काल नहीं मानते थे। उनके मत अनुसार मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी राज्यों ने भारत को राजनीतिक स्थिरता प्रदान की। तो इससे ये हुआ कि जो भारत को राजनीतिक स्थिरता भी प्रदान की गई थी जो मुगल साम्राज्य को अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है 7। देखिए भारतवादी साम्राज्य के टूटने को आर्थिक पक्षगमन नहीं मानते थे। उनका मानना था कि 18वीं शताब्दी में भी भारत की व्यापारिक और सैनिक कुशलता बनी रही और कंपनी ने इसका अपने लाभ के लिए प्रयोग किया। तो ये बताते थे कि जो 18वीं शताब्दी में कंपनी अपने फायदे के लिए जो इनका प्रयोग किया था व्यापारियों का और सैनिक कुशलता का। ठीक है, जहाँ एक और इस अनाधिकार प्रवेश का जोरदार विदेशी विद्रोह हुआ रहा, वहीं दूसरी ओर भारत अंग्रेजी शासन की सफलता के पीछे देशी कारणों का विशेष योगदान रहा। तो जहाँ एक तरफ देखते थे विद्रोह हुआ था, वही जो देशी कारण था उसके लिए जोरदार योगदान भी रहा। अंग्रेजी शासन भारतीय शासन प्रणाली के आदर्शों, कृषि, व्यापारिक प्रबंधों और मानव संसाधनों की दक्षता पर आधारित था, परंतु उससे अपने उद्देश्य के अनुसार ढाल लिया। तो जो उनके अधिकारी होते उन्होंने अपने उद्देश्य के अकॉर्डिंग व्यापारिक के और कृषि के जो उद्देश्य होते हैं उन सभी को ढाल लिया मानव संसाधन को। ठीक है गाइस, यहाँ पर फाइनली क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। इसमें 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है आपको। इसमें हमने देखो क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट हमने कंप्लीट करा दिया, यूनिट फर्स्ट, जो कि हमने क्लासेस 7 और क्लासेस 3 में हमने आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए कि जिसमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आने के 90% चांस है और इससे आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होती है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा एंड क्लासेस आपने सेकंड नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। थैंक यू।